आज की बात में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, लालू प्रसाद यादव की, आरजेडी की, जेडीयू की, नीतीश कुमार की। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि कल से अब तक के जो सियासी ड्रामा बिहार में हुआ है, उसमें नीतीश कुमार ने अब से 1 घंटे पहले इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जब वो बाहर आए, तो उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर से सिफारिश की है कि वो सरकार को भंग कर दें, लेकिन आप लोग यहीं बने रहें शाम तक, और शाम तक आपको कुछ और खबरें आपको मिलेंगी। पूरा ये वाज़ेह हो गया है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का समझौता हो चुका है। शाम को वो शपथ ले सकते हैं और लेंगे। ये सारा ड्रामा जो आप देख रहे हैं, इसमें वोटर कहाँ है और वोटर किस तरह से खुद को ठगा महसूस करता है, इस बात का अंदाज़ा शायद नीतीश कुमार को ना हो। अगर आप जायज़ा लें, तो पिछले 10 साल के अंदर वो तकरीबन 4 बार ऐसा कर चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ जा चुके हैं, सरकार बना चुके हैं, वापस आ चुके हैं, फिर जा गए, फिर आए। तो गया उनका आने-जाने का ये अमल लगातार जारी रहा है और मेरा ख़्याल है कि आइंदा भी जारी रहेगा। क्योंकि उनके बारे में जो अ, कहते हैं लोग, तजज़ियाकार कहते हैं, जो सियासी उमूर के माहिरीन हैं, उनका कहना है कि ये बहुत ही दूरबीन शख़्स हैं और ये भाँप लेते हैं कि आने वाले 6 महीने, साल भर के बाद क्या होने वाला है, और वक़्त रहते वो अपने आप को तब्दील कर लेते हैं और इसीलिए ये लगातार 15-20 साल से चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बिहार में बरकरार हैं और आने वाले दिनों में भी इस तरह से अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए काम करते रहेंगे। बहरहाल, ये उनका मामला है कि वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर देखने के लिए वो हमेशा कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन जो वोटर, ज़रा गौर कीजिए कि जिन वोटरों ने उनके एजेंडे पर वोट किया, उनके मैनिफेस्टो को वोट किया, वो आज ठगा-सा महसूस कर रहे होंगे और ख़ास तौर से वो लोग, वो मुस्लिम लीडर जो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ लगे हुए हैं और मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं और मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जेडीयू में, वो आज क्या सोच रहे होंगे और आज उनकी जो ज़हनी कैफ़ियत है क्या होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर पिछले 10 साल की, यानी 1 दहाई की सियासत पर नज़र डालें, तो ऐसा 4 बार हो चुका है कि वो आए, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, सरकार बनाई, सरकार चलाई और फिर उन्हें जब लगा कि अब इन्हें छोड़ कर के आगे बढ़ना है, तो छोड़ कर के वो आगे बढ़ गए और बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के साथ रहे, वहाँ भी उन्होंने सरकार बनाई और सरकार चलाई और फिर जब उन्हें लगा कि बीजेपी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है या उनके लिए मुश्किल हो सकती है आने वाले दिनों में, तो उन्होंने फिर वहाँ से पलटी मारी और फिर वो कांग्रेस का दामन थामा और आरजेडी के साथ आए और मिलकर के उन्होंने फिर सरकार। तो गोया ये एक खेल है उनका, जो सियासी खेल है, उस खेल के वो माहिर के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं और लोग उनकी इस पैंतरेबाज़ी को उनकी ताकत समझते हैं कि क्योंकि नीतीश कुमार का ज़हन बहुत ही वाज़ेह है, बहुत क्लियर है और वो बहुत देख लेते हैं कि दूरदर्शी हैं कि आने वाले दिनों में 6 महीने, साल भर के बाद देश की सियासत, प्रदेश की सियासत किस रुख पर जाएगी, तो उस हिसाब से वो फैसले वक़्त रहते ले लेते हैं। आपको याद होगा कि इसी तरह के एक और लीडर वहाँ से गुज़रे हैं, अब वो दुनिया में नहीं हैं, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के बारे में एक ज़माने में ये कहा जाने लगा था कि वो हमेशा केंद्र में सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, संयुक्त मोर्चा की हो, यूपीए की हो, हर सरकार में वो उनका वन पॉइंट एजेंडा होता था कि वो जीत कर आते थे हाजीपुर से और उसके बाद वो मिनिस्टर बनते थे और कुछ और असरात वो रखते थे, जिसकी वजह से कुछ एमएलएज़ भी उनके स्टेट में होते थे। लेकिन उनका अपना वन पॉइंट एजेंडा केंद्र में रहने का होता था और वो आखिरी साँस तक केंद्र में रहे। ठीक इसी तरह से मुझे अच्छी तरह याद है कि 1997-98 का ज़माना, उत्तर प्रदेश की वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई 1993 में समाजवादी के साथ मिल कर के, तो बीजेपी को हटाने के लिए ये जो संयोग हुआ, ये बहुत ही कामयाब प्रयोग रहा। इस प्रयोग के बाद कुछ ही दिनों के बाद बहुजन समाज पार्टी और मायावती को ये लगने लगा कि हमें आगे आना है।
तो उन्होंने भी इसी तरह से पैंतरेबाज़ी शुरू की और उनका साफ-साफ ये कहना रहता था कि बहुजनों के हितों की रक्षा के लिए मुझे किसी के पास जाना पड़े, किसी के साथ समझौता करना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो गोया उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता किया। कई बार उन्होंने इसी तरह से सरकार बनाया, सरकार में रहीं और इसी वजह से आप देखते होंगे कि बीजेपी का जब बहुजन समाज पार्टी जिन बुनियादों पर खड़ी की थी, इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी का वो दौर जो लोग जानते हैं, कांशीराम ने जिन बुनियादों पर पार्टी का फाउंडेशन किया था, उसमें कई ऐसे नारे थे जिसमें जो अपर कास्ट है, उनको सीधा-सीधा चैलेंज किया गया था और जो लोअर कास्ट है, उनकी अपनी कास्ट है, उनको जमा करने के लिए आंदोलन किए। उन्होंने गाँव-गाँव जाकर के ड्रामे किए और अपने लोगों को जगाया और बताया कि तुम्हारे साथ ज़ुल्म हुआ है और अपर कास्ट ने ज़ुल्म किया है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि अपर कास्ट बेस्ड पार्टी है और ये अब उसने अपना दायरा बढ़ाया है और अब लोअर कास्ट तक भी जा रही है और उनको सक-आउट लेने के लिए उन्होंने जो हिंदुत्व की जो राजनीति शुरू की, जिसमें वो तमाम लोगों को हिंदू के नाम पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे उनका दायरा बढ़ा है और यही वजह है कि जब तक वो सिर्फ़ फ़ोकस्ड फॉरवर्ड क्लासेस के लिए थे, तब तक वो उनका दायरा नहीं बढ़ रहा था। जब से उन्होंने हिंदुत्व के साथ ये मुहिम शुरू की और उसके बाद में उनमें से तमाम लोगों को हिंदू बना कर के पेश करने की कोशिश की, उसके बाद से उनको ये कामयाबी मिली है। तो अब देखना ये होगा कि आज शाम को अ, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ शपथ लेंगे चीफ मिनिस्टर की, उसके बाद आने वाले दिनों में बिहार कैसा होगा, बिहार की राजनीति कैसी होगी और ख़ास तौर से 2024 के इलेक्शन में नीतीश कुमार के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में देखना होगा।